ऑलराइट, तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 मानव में जनन, यह उसका पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके प्लीज चेकआउट जरूर कर ले। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन है कि बायोलॉजी का सिलेबस अर्थात कोर्स कब तक कंप्लीट करवा देंगे। तो इसका जवाब आपके हाथों में है। आप जितना हमारे वीडियोस को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे अर्थात लाइक और शेयर करेंगे, उतनी जल्दी मैं कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा। तो कोर्स को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे मानव में जनन के चरण, जिसमें हमने जाना था कि जनन के 3 चरण होते हैं। लैंगिक जनन के 3 चरण होते हैं। पहला होता है निषेचन से पहले की घटना, जिसमें युग्मक जनन पढ़ना होता है। दूसरा था निषेचन और तीसरा था निषेचन पश्च घटनाएं। तो हम पहला चरण पढ़ रहे थे निषेचन से पहले की घटनाएं अर्थात युग्मक जनन, जिसमें हमने शुक्राणु जनन पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंडाणु जनन अर्थात मादा में अंडा का निर्माण या अंडे का निर्माण। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम। हमारी हेडिंग है अंडाणु जनन। क्या हेडिंग हो जाएगी? अंडाणु जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis कहा जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी लैंगिक जनन होता है तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करके जाइगोट को बनाते हैं। तो मेल गैमीट को कहा गया था स्पर्म, जिसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपने पढ़ लिया है, और फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवम के निर्माण की विधि या ओवम कैसे निर्माण होता है। तो ओवम कैसे निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होगा अंडाशय की जननिक सेल से। अंडाशय होती है, फीमेल का जो गोनैड्स होता है उन्हें हम कहते हैं ओवरी। 2 होती है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। हम इससे पहले के पार्ट्स में जान चुके हैं कि बारी बारी हर अंडाशय से एक अंडे का क्या होता है? सिक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। एक अंडा हर अंडाशय से बनता है और वो अंडा बनने की प्रक्रिया ही कहलाती है अंडजनन। अर्थात जो अंडाशय की, लिख देते हैं, अंडाशय की जननिक उपकलीय कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप अगुणित अर्थात n नंबर अगुणित अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, इसे इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। तो अंडाशय की जो दीवार पर उपकलीय कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं प्राथमिक जनन सेल अर्थात प्राइमरी जर्म सेल्स। ये मेल में भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो टेस्टिस थे उसकी जो कोशिकाएं पाई जाती थी, ऐसे इसमें भी, क्योंकि ये फीमेल गोनैड है तो इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो फीमेल गैमीट का निर्माण करेंगी। तो हमने बात कर लिया कि अंडाशय की जननिक उपकलीय कोशिकाओं में जो उपस्थित होती हैं प्राथमिक जनन कोशिका प्राइमरी जर्म सेल्स विभाजन के फलस्वरूप अगुणित अर्थात n नंबर वाले गुणसूत्र अंडाणु का निर्माण करती हैं, और इस क्रिया को ही कहा जाता है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। यह प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। कौन कौन से 3 चरण हैं? यह क्रिया 3 चरणों में होती है। पहली अवस्था को कहा जाता है गुणन प्रावस्था। क्या कहा जाता है? गुणन प्रावस्था अर्थात मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है। और दूसरी प्रावस्था होती है
वृद्धि प्रावस्था, जिन्होंने शुक्र जनन अर्थात शुक्राणु जनन पढ़ा होगा उन्हें कुछ न कुछ रिलेट जरूर लग रहा होगा, क्योंकि यही सब कंडीशंस वहां भी थी। तो वृद्धि प्रावस्था अर्थात ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और तीसरी हो जाएगी परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था अर्थात मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। तो हम बारी बारी से इन तीनों प्रावस्थाओं को समझ लेते हैं बाय फिगर, और इसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो हमने सबसे पहले ही कहा कि गुणन प्रावस्था की बात करें तो यह इस प्रावस्था में होता क्या है कि जो अंडाशय की उपकलीय कोशिकाओं में जो उपस्थित होती है प्राइमरी जर्म सेल, क्या उपस्थित होती है? प्राइमरी जर्म सेल, मान लेते हैं ये है प्राइमरी जर्म सेल, वो विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। साथ साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको कंप्लीट होता रहेगा, तो इसको लेकर टेंशन नहीं है। और रही बात लिखने की, तो आप साथ साथ में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि जो अंडाशय की जननिक उपकलीय कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं प्राइमरी जर्म सेल, प्राथमिक जनन कोशिका, प्राथमिक जनन कोशिका, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी जर्म सेल, ये क्या करती हैं? विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये समसूत्री विभाजन करती हैं और अपने संख्या में क्या कर लेती हैं? वृद्धि कर लेती हैं। तो 1 से बन गई 2, 1 से बन गई 2, ठीक है। ये 2n नंबर है, चूंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है इसलिए जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी कैसा होगा? 2n नंबर गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन हुआ है। और फिर से समसूत्री विभाजन होगा और जहां एक कोशिका थी उसकी जगह पर अब 4 बन जाएंगी, इनसे 2 हो गई और यहाँ भी आप 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। इजी है, आराम से अगर आप समझेंगे तो आपको एग्जाम में भी बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से बन जाएगा। 1 से 2 और फिर 2 से 4, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 कोशिकाएं बन गई हैं। क्लियर? आप चूंकि फिर से समसूत्री विभाजन हुआ है इसलिए यहाँ पर भी जो कोशिकाएं बनेंगी वो 2n नंबर होंगी। कैसी होंगी? 2n नंबर होंगी। क्लियर? 2n नंबर होंगी और प्राथमिक जन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती हैं और बनी हुई संख्याओं को कहा जाता है अंडाणु कोशिका। क्या कहा जाता है? अंडाणु कोशिका। अर्थात इनसे ही आगे चल करके अंडाणु का निर्माण होगा, इसलिए इन्हें ऊगोनिया भी कहा जाता है, ऊगोनिया कहा जाता है। क्लियर होगी? तो इतनी स्टेज को कहा जाता है गुणन प्रावस्था। क्लियर हो गई होगी बात आई थिंक। तो ये हो गई गुणन प्रावस्था। फिर से समझा देते हैं। गुणन प्रावस्था में अंडाशय की जननिक उपकलीय कोशिकाओं की प्राथमिक जनन कोशिका क्या करती है? विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है, अर्थात इनकी संख्या अधिक हो जाती है और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है और बनी हुई कोशिकाओं को कहा जाता है अंडाणु कोशिका। तो ये हो गया गुणन प्रावस्था। अब हम देखेंगे वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? वृद्धि प्रावस्था में जो अंडाणु कोशिका बनी हुई अर्थात ऊगोनिया बनी हुई है वो पोषक पदार्थों को एकत्रित करती है, पोषक पदार्थों को एकत्रित करती है, अपने साइज में बड़ी हो जाती है और विभाजन के लिए रेडी हो जाती है। कैसा विभाजन होगा? अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अब स्टार्ट हो गई है वृद्धि प्रावस्था, जिसमें ये सेल क्या हो जाती है? पोषक पदार्थों को एकत्रित कर लेती है और इसके बाद विभाजन के लिए ये
रेडी हो जाती है, विभाजन के लिए रेडी हो जाएगी। और इसी अवस्था को कहा जाएगा वृद्धि प्रावस्था। क्या कहा जाएगा? वृद्धि प्रावस्था कहा जाएगा। इसमें बहुत सारा भोजन एकत्रित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई वृद्धि प्रावस्था। कैसी प्रावस्था? वृद्धि प्रावस्था। ये हो गई वृद्धि प्रावस्था। और इस जो कोशिका भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके या पोषक पदार्थों को एकत्रित करके साइज में बड़ी हो जाती है और अर्धसूत्री विभाजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अर्थात प्राथमिक अंड कोशिका। प्राथमिक अंड कोशिका कहा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि गुणन प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका बहुत सारा समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है और जिन कोशिकाओं का निर्माण करती है उन्हें कहा जाता है ऊगोनिया। ऊगोनिया की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रत्येक कोशिका क्या करती है? भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थों को एकत्रित करके साइज में बड़ी हो जाती है और साइज में बड़ी हो जाने के बाद वो एक या कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है और इस कोशिका को कहा जाता है प्राथमिक अंड कोशिका या प्राइमरी oocyte। तो ये हो गई वृद्धि प्रावस्था। अब इसके बाद बात करते हैं परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था 2 स्टेज में होती है। कितने स्टेज में? 2 स्टेज में होती है। सबसे पहली जो परिपक्वन प्रावस्था होती है उसमें जो है प्राथमिक oocyte है या प्राइमरी oocyte है वो डिवीजन करती है। प्राइमरी oocyte डिवीजन करती है। अंडाशय के भीतर ही प्रक्रिया भी हो रही है। ध्यान से समझिएगा, अभी जो प्रक्रिया हो रही कहाँ हो रही है? अंडाशय के भीतर ये डिवीजन करके एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है। एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है और एक छोटी कोशिका का निर्माण करती है। एक बड़ी कोशिका बन गई और एक छोटी कोशिका बन गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर हो गया है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो प्राइमरी oocyte है वो 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक बड़ी होती है साइज में और दूसरी छोटी होती है। जो बड़ी कोशिका होती है इसका नाम होता है सेकेंडरी। यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अर्थात द्वितीयक अंड कोशिका। क्या नाम हो जाएगा इसका? द्वितीयक अंड कोशिका। तो इसका नाम यहाँ लिख देते हैं हिंदी में भी, द्वितीयक अंड कोशिका। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका समय कुछ अधिक लगे लेकिन कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाना चाहिए। मान लेते हैं 10 मिनट की वीडियो आपने देखा, कंफ्यूजन बरकरार रहेगा तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ाई वही करिए जो एग्जाम तक आप ले जा सके। जैसे मान लेते हैं आपको 1 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है तो आप जब भी घर से चलते हैं एक टंकी तो नहीं बना कर ले जाएंगे। जितना आपको पीना है अर्थात जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ना और उतने को एब्जॉर्ब करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा आप लिमिट से ओवर, बहुत सारे बच्चे जैसे पढ़ना है उसमें 10-12 लाइन, लेकिन हुआ क्या है उसकी 60-70-80 लाइनें लिखा दिया गया टीचरों के द्वारा और बच्चे उसी को रटने में बिजी रहते हैं और बहुत सारा उनका सिलेबस जो है वो छूट जाता है। तो मेन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने का प्रयास करिए। बाकी टीचर क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। आप सोचिए कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पाओगे, उस हिसाब से पढ़िए। टॉपिक को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बायोलॉजी जहाँ आपने रटना चालू किया, बहुत सारे बच्चों के अंदर एक मनगढ़ंत कहानी होती है कि हम बायोलॉजी रट लेंगे लास्ट के 1-2 मंथ में। रट के आप नहीं कर पाएंगे। रट के आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल लिख ही नहीं सकते, ये भी आप जान लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गोले बना ले जाएंगे, इसके बाद भूल जाएंगे और इसके बाद कर देंगे गलत। और जब गलत कर देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आप पास तो हो जाएंगे लेकिन जो बच्चे 95% का एम रख रहे हैं, 90 के एबव एम रख रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उनको समझना है, ठीक है। दिमाग लगाते हुए समझ के चलना है। हमने कहा कि वृद्धि प्रावस्था में जो प्राइमरी oocyte कोशिका यानी प्राथमिक अंड कोशिका है
वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी। ये सभी 2n नंबर हैं, तो अब ये भी 2n नंबर होगी, ये भी 2n नंबर है, लेकिन इसका हुआ है अर्धसूत्री विभाजन, तो ये कैसी होगी, n नंबर होंगी। ये कैसे होंगी, n नंबर। इतनी बात समझ आ गई। तो प्राथमिक अंड कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है अंडाशय के अंदर ही, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका जिसका नाम है द्वितीयक अंड कोशिका अर्थात सेकेंडरी oocyte, और दूसरे का नाम होता है प्राइमरी पोडोसाइट या प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। क्लियर हो गई बात? ओके। अब क्या होता है, ये जो बनी हुई है द्वितीयक अंड कोशिका, वो अंडवाहिनी में रिलीज हो जाती है। यहाँ बात ध्यान से समझना, ये अंडवाहिनी में रिलीज हो जाती है, और इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक स्पर्म नहीं मिल जाता है भी। इसीलिए जो अंडा बनता है वो बाद में क्या हो जाता है, अनिषेचित अंडा नष्ट होने लगता है। तो होता क्या है कि जो द्वितीयक अंड कोशिका होती है, सेकेंडरी oocyte होती है, वो रिलीज हो जाती है अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी में होता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। तो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करा देते हैं, और दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें एक बड़ी कोशिका बनती है। तथा दूसरी छोटी कोशिका बनती है। ऐसे इधर भी जो प्राइमरी पोडोसाइट है, इसमें भी दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसके बाद दो छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी कोशिका बन जा रही है, और 3 क्या बन जा रही हैं, छोटी कोशिकाएं बन जा रही हैं। ये 3 कैसी कोशिकाएं हैं, छोटी कोशिकाएं हैं। तो इन छोटी कोशिकाओं को कहा जाता है द्वितीयक पोडोसाइट, अर्थात द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका या सेकेंडरी पोडोसाइट। तो इनका नाम होता है द्वितीयक पोडोसाइट या सेकेंडरी पोडोसाइट। क्लियर? अब चाहे आप पोडोसाइट लिखें या ध्रुवीय कोशिका, एक ही बात है। और यहाँ पर एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे कहा जाता है अंडाणु। क्या कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, अंडवाहिनी में है। ओविडक्ट में इसका निर्माण हुआ है, और ये वेट करता है लगभग 48 घंटे तक स्पर्म का वेट करता है। और उसके लिए कौन सी क्रिया होती, मैथुन क्रिया, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्पर्म यहाँ तक पहुँचता है। तो इसको कहा जाता है अंडाणु अर्थात ओवा। क्लियर हो गई बात? तो हमने देखा कि अंडाशय से एक क्या बनती है, एक अंडे का निर्माण होता है, और अंडे का निर्माण होता है द्वितीयक अंड कोशिका से। कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, और यहाँ पर हो रहा है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। अब चूंकि अर्धसूत्री विभाजन है, इसलिए जो भी कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी, n नंबर होंगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अर्थात अंडाणु जो है वो कैसा होगा, अगुणित होगा। क्लियर? और एक कोशिकीय होगा, इसमें मतलब एक ही कोशिका होगी, और एक केंद्रक होगा, और ये इंतजार करेगा कुछ समय तक, किसके लिए, स्पर्म के लिए, फ्यूजन के लिए इंतजार करेगा। तो हम फिर से समझा देते हैं। हमने पढ़ा अंडाणु जनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, और तैयार हो ही जाएगा। वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच कर रहे हैं तो आपको जरूर तैयार हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा, अंडाशय की जननिक उपकलीय कोशिकाओं में उपस्थित
प्राथमिक जनन कोशिकाएं विभाजन के फलस्वरूप अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं, जिस क्रिया को कहते हैं अंडाणु जनन। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है गुणन परावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक जनन कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है और बनी हुई इन कोशिकाओं को अंडाणु कोशिका या ओगोनिया कहते हैं। इतना आपने लिख लिया। अब अगला है वृद्धि परावस्था। क्या है वृद्धि परावस्था? वृद्धि परावस्था में क्या होता है, गुणन परावस्था के फलस्वरूप बनी हुई अंडाणु कोशिका पोषक पदार्थों को एकत्रित करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, और इस कोशिका को कहा जाता है प्राथमिक अंड कोशिका यानी प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। और इस प्रावस्था को क्या कहा जाता है? वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। अब प्राइमरी oocyte क्या करती है? विभाजन करती है, और पहला कुछ समय पश्चात प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। हम लोग पढ़ रहे हैं अब परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था 2 स्टेज में होती है। हमने कहा पहले स्टेज में प्राइमरी oocyte क्या करती है? विभाजन करती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। एक बड़ी कोशिका जो बोली जाती है द्वितीयक अंड कोशिका या सेकेंडरी oocyte, और दूसरी छोटी कोशिका जिसे बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका या प्राइमरी पोडोसाइट। और इसके बाद जो द्वितीय कोशिका है वो अंडवाहिनी में रिलीज हो जाती है, अंडाशय से अंडवाहिनी में रिलीज हो जाती है, और वहां पर स्टार्ट होता है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अर्थात द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, काफी संख्या में रहती हैं। पोडोसाइट सेल्स जो होती है वो काफी संख्या में रहती हैं, और ये आगे चल के अंडाणु को काफी हेल्प भी करती हैं। इनको हमने रजोधर्म जब कंप्लीट करवाया था आपको, मासिक चक्र में भी इनको बताया पोडोसाइट सेल्स काफी हेल्प करती हैं, है ना। और आगे अगर अभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप जब आगे भ्रूण का विकास पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका रोल हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमने क्या कहा कि दूसरा विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको जरूर समझ आ चुका होगा, जिसमें क्या हो गया, गुणन परावस्था और वृद्धि परावस्था, और यहाँ से लेकर के इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, परिपक्वन परावस्था। क्या कहेंगे, परिपक्वन परावस्था। तो ये बात हो गई अंडजनन की। तो अंडजनन कंप्लीट रूप से आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अंडाणु की संरचना और मैथुन क्रिया। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अगर अभी तक वॉच कर रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी तथा नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है। थैंक यू।